मैं अपने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ और मोबाइल में मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो वी हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर दे और या फिर आप अपनी पीडीएफ खोल लो और मैं जो भी आपके पास बुक है मतलब खोल लो। मैडम तो मैं ट्राई करा स्क्रीन शेयर करने दी। हेलो, क्या मैं ट्राई करा स्क्रीन शेयर करने दी? सर मैं वही कह रही हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ या है आपके पास? वो तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, पेज बताओ कौन सा? डाउनलोड से तो मैं आपको कर देती हूँ, मेरे पास है व्हाट्सएप पे। भेजिए। तो मैंने शेयर कर दिया आपको। 221 पेज पे थे हम लास्ट। हेलो, हाँ मैडम मैं देख रहा हूँ, मैं 220 पे पहुंच रहा हूँ। टू 21 इसका वो वाला पेज है 221 सर, जो इसके लिखे होते हैं। अगर हम बुक का देखें तो ये पेज नंबर 209 है। दो तरह के हैं ना, एक तो पेज नंबर नीचे लिखे होते हैं बुक पे, वो 209 है। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी स्क्रीन तो दिखने लगी है। बेटा तब तक मुझे ये बताओ, ये जो हमने क्वेश्चन किए थे फाइनल अकाउंट्स के, आपने किए हैं या नहीं किए? हाँ जी बच्चा लोग बताओ। किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो हम उसी क्वेश्चन पे आए, नहीं तो हम नेक्स्ट में मॉड्यूल शुरू करें 2.3। जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो कर लिया था आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास, देख लो फिर आप करते भी हो या नहीं करते, मुझे नहीं पता। सर हम 3.2 से शुरू कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 214 नंबर पेज है बुक का। और ये अगर हम साइड 3.2.3 आगे, इससे आगे चलना है। पर 3.2 स्टार्टिंग से ही करना है। ये 3.2 हमने 3.2 स्टार्टिंग। हाँ जी यहाँ से बस। ठीक है बच्चे, सो आवाज आ रही है मेरी सबको क्लियर से? यस मैम। आज हमने करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स। जो भी हमने लास्ट किया था वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हमने फाइनल अकाउंट्स किए थे। जो प्रॉफिट वाले बिजनेस होते हैं, जो फॉर प्रॉफिट हमने किए हैं।
तो आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो किसी सोसाइटी के सर्विस के लिए बनी है, वो के लिए नहीं बनी है, उन्होंने चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी आपकी ये डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सोशल क्लब्स होते हैं, जो भी एनजीओ आप लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, कुछ आपको भी पता है। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं, कल्चरल क्लब्स होते हैं जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये सब सिर्फ सोसाइटी की हेल्प के लिए बने होते हैं। इनका मोटिव होता है कि किसी ना किसी एरिया में सोसाइटी की हेल्प करना। इनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ऑपरेट फॉर एडिंग वैल्यू टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो स्पोर्ट्स का साइड हो, चाहे वो एजुकेशन का हो। जैसे आपका इंस्टीट्यूशन है वो एजुकेशन के लिए कर रहा है, और स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स में आगे जाएं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे ट्रस्ट और वैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। अब उनको भी अकाउंटिंग तो करनी ही पड़ती है, ये तो है नहीं कि अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आएंगी वहां पर तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है जो लगता है इंडियन सिस्टम में जो करप्शन है उस मैनिपुलेशन की, करप्शन की, तो इन्हीं एरियाज में है, क्योंकि कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इसीलिए अकाउंटिंग जरूरी है, ऑडिट जरूरी है, लेकिन इनके अकाउंट्स उस तरह से नहीं बनते हैं जैसे हमारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बनते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखना है कि फीचर्स क्या हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फीचर्स हैं। इनके फीचर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास कि द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इलेक्टेड बॉडी और ट्रस्टी बोर्ड। जब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, नॉन प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो उसमें हमें पता है एम्प्लॉइज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कितने लोग होते हैं जो उसको चलाते हैं, मैनेजमेंट होती है, लेकिन उनको सैलरी मिलती है उस काम की। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो सैलरी तो कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ विदाउट एनी कंसिडरेशन होता है। अब देखो आपका पूरा चैप्टर से चला रहे हैं, तो सर को थोड़ी ना इसकी सैलरी मिलती है, सर को कोई मॉनेटरी बेनिफिशियल थोड़ी है, ये आप लोगों की हेल्प के लिए ही चला रहे हैं, ये तो गुड कॉज है। तो इसमें क्या है कि इलेक्टेड बॉडी होती है, बोर्ड बनता है, सर बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वो इलेक्शन होता है, उसमें से जो वॉलंटियर चाहते हैं कि हाँ हम सर्विस करेंगे, हम काम करेंगे, हम तो हर एक जगह करना ही पड़ता है, लेकिन कहीं हमें उसके पैसे मिलते हैं, कहीं हम उसकी सोसाइटी के बेनिफिट से। तो वहाँ पर इलेक्टेड बॉडी होती है, इलेक्शन होते हैं, तो जो इलेक्शन में आगे आता है और जीतता है, जहाँ जिन पे लोगों को विश्वास होता है उन्हें वो इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, वो फिर उसको चलाते हैं। Its operation is not driven by any profit motive, unlike trading concerns। हमारी जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं, कमर्शियल कंसर्न्स हैं, उन सब का एक ही मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। हम भी करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही ऑब्जेक्टिव होते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। मेन पर्पस जो इनका होता है टू प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द सोसाइटी, किसी न किसी सेक्टर को सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। अब बात ये आती है कि जब इनका प्रॉफिट कोई चीज बेचते नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं करते, तनख्वाह देते नहीं है इलेक्टिव बॉडी को, कुछ पैसे नहीं मिलते काम करने के, सिर्फ गुड कॉज के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से आता है, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता है। तो सोर्स ऑफ इनकम है डोनेशन। लोग जो डोनेशन देते हैं इनको इस काम के लिए वहाँ से आती है, प्लस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन
जैसे रोटरी क्लब है वो बहुत ऐसे काम करता है जो कि लोगों की हेल्प के लिए करता है। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे क्लब का मेंबर बनना है तो मुझे उसकी मेंबरशिप देनी पड़ेगी और मंथली है या एनुअल है जो भी सब्सक्रिप्शन होती है वो हमें देनी पड़ती है। तो वो भी तो वॉलंटरी एक तरह से चैरिटी ही है ना, क्योंकि मैं मेंबर बन रही हूँ अपनी मर्जी से बन रही हूँ ना, मेरे ऊपर कोई फोर्स थोड़ी ना किया जा रहा है। तो मैं जैसे भारत विकास परिषद है उसकी मेंबर हूँ हम, तो भारत विकास परिषद की एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है वो लेके जाते हैं उनसे आगे यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੀ आवाज सर सर आप हेलो सर म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। तो उससे वो लोग जो हैं मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से काम करते हैं। The funds are utilized maximum for the benefit of society। जो फंड्स मिलते हैं जितने भी, चाहे वो मेंबरशिप से आ रहे हैं चाहे वो डोनेशन से आ रहे हैं, वो किसके लिए यूज होते हैं? सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। किसी ना किसी जिस एरिया में भी, जरूरी नहीं है कि सबका एक ही एरिया हो, सबका अलग अलग एरिया होता है। बहुत सारी सोसाइटीज के साथ में एसोसिएट भी हूँ। जैसे एक ओपन आई सोसाइटी है, वो जो +1 +2 तक के बच्चों को अडॉप्ट करती है, किसी ना किसी बच्चे को, और कोई ना कोई जैसे पेरेंट, अडॉप्टेड पेरेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो उसके पूरे साल के एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं ताकि वो बच्चा पढ़ सके। तो दीज आर द वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। हर सोसाइटी, कई सोसाइटीज गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, उनका सारा खर्चा उठाते हैं। तो अलग अलग तरह की सोसाइटीज अलग अलग तरह के काम करती हैं। मेंबरशिप प्रोसेस फॉर दिस कंसर्न इज नॉन ट्रांसफरेबल। अब मान लो मैं भारत विकास परिषद या किसी स्पोर्ट्स क्लब की या किसी की मेंबर बन गई और मैंने अपनी सब्सक्रिप्शन दे दी, और कल को मैं ये कहूँ कि जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इंसान के साथ ही मेंबरशिप भी खत्म हो जाती है। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने, आपके बच्चों ने या आपके स्पाउस ने मेंबर बनना है तो उसे अपने अलग से पैसे देके मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आपकी मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, ना तो आप किसी को और को या तो इसको ट्रांसफर कर सकते हो, ना किसी फैमिली मेंबर। या तो आप छोड़ सकते हो या फिर कंटिन्यू कर सकते हो, दैट्स इट, कोई नो अदर वे। द मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड हियर इन द एंटिटी कंसेप्ट। अब एंटिटी कंसेप्ट तो इसमें भी रहता है, सेपरेट एंटिटी है तो वो सोशल वेलफेयर के लिए है। मैम आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मैं थोड़ा पास कर लेती हूँ। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो इसमें भी एंटिटी कंसेप्ट, जो आपका सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है, वो यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि चाहे वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है चाहे वो वैसे काम कर रही है, आपकी एंटिटी तो अलग है ही है, आपके मेंबर से अलग रहेगी। अब आता है आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी इनकम कहाँ से आती है और हमारे खर्चे कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया है। जहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं कि वहां पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहाँ पर आपको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब क्या है कि पैसा कमाना। यहाँ पर इनकम होगी या फिर खर्चे होंगे, आपको इनकम आएगी और आप खर्च करोगे। यहाँ पर काम ही यही है हमारा, इनकम जनरेट करना और खर्चे करना, और वो इनकम हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ना ही हमारा खर्च जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो तो हम किसी वेलफेयर के लिए खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की जगह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। These organizations get fund in the form of contribution। अब ये कहीं ना कहीं से पैसे कहाँ से आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? एंट्रेंस फीस। जैसे मान लो मैं किसी क्लब की मेंबर बनना चाहती हूँ तो मुझे पहले एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी, जैसे आप रजिस्ट्रेशन फीस देते हो ना कहीं पर एडमिशन लेते हो, तो वैसे ही किसी भी क्लब के साथ, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर मैं एसोसिएट होना चाहती हूँ तो पहले मुझे एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। वो क्या है? उनका सोर्स ऑफ इनकम है, एक फंड आ गया उनके पास, पैसा आ गया, जितने लोगों ने एंटर किया उतने फंड्स आ गए उनके पास। इसके अलावा कई कई जगह पे लाइफ मेंबरशिप फीस होती है कि एक बारी फीस भर दी, पूरी लाइफ आप मेंबर बन गए, तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस दे सकते हैं। या फिर हम एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है इनकी,
कि हर साल, जैसे मैंने बोला ना, भारत विकास परिषद है, रोटरी क्लब है, ये सब हमारे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ऐसे ही चंडीगढ़ क्लब है, वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेता है। मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, एनुअल भी ले सकते हैं, या फिर कोई डोनेशन दे जाता है अपनी मर्जी से ही कि हाँ मुझे ये आप गेम खिलवा रहे हो, इसके लिए मैं प्राइज स्पॉन्सर कर देता हूँ, स्पॉन्सरशिप जिसको आप कह सकते हो। कोई कैश डोनेशन दे देता है कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, ये हमारी तरफ से डोनेशन है। ग्रांट्स मिल जाती हैं, सरकार की तरफ से ग्रांट मिल जाती है। लिगेसी मिल जाती हैं, जैसे कुछ लोग जाते जाते मरने से पहले अपनी विल लिख के जाते हैं, तो उसमें काफी चीजें अपने बच्चों के नाम करके जाते हैं। लेकिन कई लोग कुछ चीज जो है, जैसे कोई एक लैंड पड़ी है मेरे पास, मैंने क्लब को दे दी कि आप यहाँ पर अपना क्लब खोलो और बच्चों को, या फिर इंस्टीट्यूशन खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, तो वो लिगेसी भी एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम है। तो कौन कौन सी इनकम होगी हमारी? हम कुछ चीज नहीं बेच रहे किसी को, हमारे को या तो मेंबर एंट्रेंस फीस देगा, लाइफ मेंबरशिप फीस आ सकती है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स एंड लिगेसीज, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे पैसा आता है। अब इनकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? अकाउंटिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलर प्रिंसिपल्स हमारे अकाउंटिंग के नहीं चेंज होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चाहे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेम रहेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गिवन द नेचर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। थोड़े से हमारी जो आइटम्स थोड़ी सी हैं, इसमें ज़्यादा हमारे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह बहुत सारी एंट्रीज नहीं होती, कुछ ही एंट्रीज होती हैं, कुछ ही जगह से रेवेन्यू आती है और कुछ ही जगह पे खर्चा होता है। दैट नीड्स स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सो दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुड बी करेक्टली डिसाइडेड। लेकिन उन थोड़ी चीज़ों को हमें अच्छे से समझना है, और वो कैसे समझेंगे अब हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर आर सर्टेन आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर व्हिच आर यूनिक फॉर नॉन ट्रेडिंग एंट्री। कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर यूनिक हैं। कैसे हैं? इनकम कहाँ से आती है हमारे पास? इनकम जो है हमारी, इनकम आती है हमारी या तो डोनेशन से आती है। आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी बच्चों? हेलो बेटा। यस मैम। इनकम हमारी या तो डोनेशन से आती है, या फिर एंट्रेंस फीस, जब कोई एंटर कर रहा है नया मेंबर, एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा या मंथली सब्सक्रिप्शन, ग्रांट आ जाती है कहीं से, गवर्नमेंट ग्रांट दे देती है कई बारी। और इसके अलावा हम अगर चलें आगे, एक्सपेंडिचर क्या है? कुछ गिनी चुनी आइटम्स हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ होते हैं? अब कीप ऑफ ग्राउंड क्या होता है पता है? जैसे ये जो प्ले ग्राउंड होते हैं आपका, ये जो पीसीए है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, जहाँ पर आपको पता है मैच होते हैं 11 फुट मोहाली में, तो वहाँ पर अब जो ग्राउंड्स हैं, चाहे हॉकी का ग्राउंड है, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड है, कोई भी ग्राउंड है, उसकी मेंटेनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसको बोलते हैं अपकीप ऑफ ग्राउंड। ये जो आपके गोल्फ क्लब है, इन सब की ग्राउंड्स की मेंटेनेंस चाहिए होती है, वहाँ मेन खर्चा होता है। अगर कोई टूर्नामेंट होते हैं, जैसे आपने देखा आईपीएल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इन सब पे खर्चा होता है, वो आपका मेन खर्चा हो सकता है। जब हम प्लेयर्स को प्राइजेस देते हैं वो खर्चा होता है, या आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो, जैसे आपने 100 लड़कियों की शादी करवा दी, मतलब गरीब लड़कियों की, वो इवेंट हो गया, वहां पर खर्चा हो सकता है। इस तरह के आपके खर्चे होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारी इनकम आइटम्स और एक्सपेंडिचर आइटम्स हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब जो ये हमारी इनकम आइटम्स और हमारी एक्सपेंडिचर आइटम्स हैं, इनकी हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। इसमें से कुछ चीजें, जैसे हम कहते हैं ना कि एसेट हमने खरीदी तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर हमने कोई रूटीन की चीज खरीदी तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरह से जो हमारी इनकम है और जो हमारे खर्चे हैं, कुछ तो हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में आएंगे, और कुछ हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं जो हमारी यहाँ बैलेंस शीट बनेगी, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वहां पर आएंगे। तो वो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी आइटम को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेना है और कौन सी आइटम को हमने बैलेंस शीट में लेना है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास एंट्रेंस फीस। देखो, एंट्रेंस फीस जो है वो वन टाइम आएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब कोई नया मेंबर एडमिशन लेगा तो फिर वो एंट्रेंस फीस देगा, ठीक है।
तो ये वन टाइम फीस हो गई। पहले तो ये बात है कि वो हमारी रेकरिंग नेचर की है, हमारा रोज रोज वो काम होता है या एक ही बारी होता है। तो ये हमारी नॉन रेकरिंग नेचर की होगी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभी होता है। अब आप मान लो किसी क्लब के मेंबर बनने जा रहे हो, पीसीए क्लब की मेंबरशिप चाहिए आपको, आप मेंबरशिप ले रहे हो, तो एक ही बारी एंट्रेंस फीस दोगे ना, रोज रोज थोड़ी ना दोगे। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस मैम। तो नॉन रेकरिंग नेचर की आइटम्स होती हैं, उनको हम कैपिटलाइज करते हैं। इट कुड बी इधर कैपिटलाइज बिकॉज वो नॉन रेकरिंग है। अगर हम कैपिटलाइज करेंगे तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? क्योंकि ये नॉन रेकरिंग है, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने उसको एसेट्स में डाल दिया। अब एंट्रेंस फीस आई, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? अब इनकी कैपिटल क्या होती है? जैसे हमारी सिंगल सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल प्रोप्राइटर लगाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लगाते हैं, और कंपनी में हम शेयर इशू करते हैं। यहाँ पर हमारी जो ये फीस आती है, यही हमारी कैपिटल होती है। अब एंट्रेंस फीस आ रही है तो उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको लाइबिलिटी साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग नेचर की है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसको कैपिटलाइज करें, हम उसको रेवेन्यू भी मान सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे रूल्स क्या हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं उसके रूल्स क्या हैं। अब इसको रेवेन्यू क्यों मानेंगे? वो कहते हैं रोज नए मेंबर तो आते ही रहते हैं, ये थोड़ी ना कि आप एक बार ही आ रहे हो, पर वो रुकेगा थोड़ी ना, कल को कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर वर्क, तो इसलिए हम इसको इनकम भी मान सकते हैं। लेकिन अब आपको बात याद क्या रखनी है कि आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि क्या बताया हुआ है, एंट्रेंस फीस को हमने क्या लेना है, क्या हमने उसको कैपिटलाइज करना है, क्या हमने उसको रेवेन्यू लेना है। ठीक है, तो अभी देखिए सर, अभी नीचे ऊपर ही ठीक था, अभी हम वहीं पर हैं। हाँ जी, थोड़ा सा इससे ऊपर है अभी हम। यस, थोड़ा सा इसके पेज के स्टार्टिंग में, बस सर बस, ठीक है, यहीं पर यहीं पर इट्स ओके। तो देखिए, देयर इज ए व्यू दैट एडिशंस ऑफ मेंबर इज ऑनगोइंग एक्टिविटी। जैसा मैंने आपको बोला कि ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है कि एक बारी मेंबर आया तो दोबारा नहीं आएगा। एंड दस एवरी ईयर इंस्टीट्यूशन के पास एंट्रेंस फीस आएगी ही आएगी। तो हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं, एबनॉर्मल नहीं मान सकते, हम इसको रेवेन्यू में ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके पास क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ सकती है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है या फिर हमने इसको इनकम मान के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है। क्योंकि कैपिटलाइज करोगे तो आप बैलेंस शीट में लिखोगे लाइबिलिटी साइड में, और अगर आप इसको नॉर्मल रेवेन्यू मानोगे तो इनकम साइड में लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में वो क्या कर रहे हैं, उसको रेवेन्यू मानिए या कैपिटल मानिए। अगर तो क्वेश्चन में डिफाइन है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से करो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो आप ये देख लिया करो कि अमाउंट कितना है, बहुत बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट। बहुत बड़ा अमाउंट है तो कैपिटलाइज कर दो, छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू। फिर भी कंफ्यूजन है तो अपनी एजम्पशन लेके फुटनोट में क्वेश्चन पे लिख दो कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल नेचर का है या हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रेवेन्यू नेचर का है, तो उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करो। मेरी बात समझ आई? मैंने आपको सारे एस्पेक्ट्स बता दिए एंट्रेंस की। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को क्वेश्चन में, तो अब अगर समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। समझ आई आपको ये बात? यस मैम। ठीक है, अब आता है डोनेशन। डोनेशन क्या है? डोनेशन यूज फॉर मीटिंग कैपिटल और रेवेन्यू। ये भी दोनों तरह का होता है। डोनेशन कैपिटल के लिए हो सकता है और रेवेन्यू हो सकता है, क्योंकि डोनेशन भी हो जाती है। ज्यादा डोनेशन आ जाए तो हम उसको सारी इनकम इकट्ठी नहीं मान सकते। डोनेशन आर रिसीव्ड फॉर मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही? एक मिनट, अब आ रही है बेटा? अब आ रही है आवाज? यस मैम। किसी का माइक ऑन तो नहीं है? कई बार दो माइक ऑन हो तो भी आवाज साफ नहीं आती है।
ठीक है, आप बोलो। तो देखो बेटा, जब डोनेशंस आती हैं तो डोनेशन कई बार स्पेशल पर्पस के लिए आती हैं। जैसे मान लो मैंने डोनेशन दे दी कि आप ना, ये डोनेशन मैं बिल्डिंग के लिए दे रही हूँ, समझ आ गई? बिल्डिंग बनानी है मुझे स्पोर्ट्स की, तो किसी ने कहा कि ये 1 लाख रुपए लो बिल्डिंग के लिए, तो मुझे वो 1 लाख बिल्डिंग में ही खर्च करनी है, मैं कहीं और खर्च नहीं कर सकती। उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस फंड। अब क्योंकि वो स्पेशल पर्पस फंड है तो मैं कहीं भी खर्च नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उसको वो कैपिटल में डालने पड़ेंगे और मुझे बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेगी वो, और जब भी मैं बिल्डिंग पे खर्च करूंगी मैं उसमें से लेस कर दूंगी। समझ आ गया आपको? द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू बी फंड फ्रॉम द अमाउंट वर डिसबर्स्ड। अब मान लो कोई मैच खिलवाना है मैंने और उस मैच के लिए डोनेशन आ गई, तो मैं उसको अपनी इनकम नहीं दिखा सकती, मैं मैच के लिए फंड ही दिखाऊंगी। तो मैच का खर्चा करूंगी तो उस फंड में से माइनस कर दूंगी। समझ आ गया आपको ये बात? यस मैम। अब मान लो बिल्डिंग के लिए फंड आया, अब बिल्डिंग के लिए किसी ने मुझे 50 लाख दे दिए, तो वो एक दिन में तो खर्च नहीं होगा 50 लाख रुपया, तो मैं उसको किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे धीरे धीरे चाहिए, जब जब मुझे चाहिए होगा मैं पैसा निकालती रहूंगी। तो उस इन्वेस्टमेंट से जो मेरी इनकम आएगी वो भी उसी फंड में ही जाएगी जिस फंड के लिए वो पैसा था। उस इनकम को भी हम नॉर्मल इनकम नहीं मान सकते। ये बात समझ आ गई? हाँ जी। अब अगर आपको छोटी छोटी डोनेशन मिल रही हैं, जैसे 500 रुपए किसी ने दे दिए, जी मैच खिला रहे हो, ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से ले लो, 100 रुपए मेरी तरफ से, उसको नहीं हमने कैपिटलाइज करना है, फिर तो बच जाओगे आप। छोटी छोटी चीजों को कैपिटलाइज करोगे, उसको आप रेवेन्यू रिसीट दिखा के खत्म करो अपनी प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंस। तो अगर बिग अमाउंट में कोई डोनेशन आ रही है और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो हमने उसको कैपिटल नेचर में डालना है और बैलेंस शीट में दिखाना है, और उसके उससे रेलेवेंट जो खर्चे हैं उसमें से उसको माइनस करते चले जाए। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है तो हम उसे कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट से जो हमें इनकम आएगी वो भी हम उसी फंड में डालेंगे, नॉर्मल इनकम ट्रीट नहीं करेंगे। तो डोनेशन समझ आ गई सबको किस तरह से ट्रीट करनी है हमने? यस मैम। अब अगला है लीगेसी। लीगेसी क्या है? Many time trusts are formed in money of certain memory of certain person by higher their will। जैसे कहते हैं कि कोई मेमोरियल सीता मेमोरियल हॉस्पिटल, तो कोई लेडी सीता मान लो किसी के घर की लेडी थी और बड़े अमीर है वो लेडी मरते मरते क्या गई कि मेरे इसके नाम, या उसके बच्चों को लगा कि हमने उसके नाम का हॉस्पिटल खोलना है, या उसने कह दिया कि मेरे नाम से ये जगह हॉस्पिटल को डोनेट कर दी जाए, तो उसकी मेमोरी में वो हॉस्पिटल खुल गया, वो ट्रस्ट बन गया, तो उसको हम लिगेसी बोलते हैं। जो अपनी विल में, अपनी वसीयत में जिसको हम बोलते हैं, लिख के जाते हैं कि हाँ ये चीज इस चीज को, इस ट्रस्ट को दे दी जाए। इन सच केस आफ्टर द डिमाइस ऑफ दैट पर्सन, जब वो पर्सन की डेथ हो जाती है, तो तब तक तो वो ट्रस्ट बना रहा, उसने अपने जीते जी मैंने हॉस्पिटल खुलवा दिया, वो ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट उस हॉस्पिटल के काम को देख रहा है। मरने के बाद वो चीज जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर हो जाती है जिस एसोसिएशन के साथ वो जुड़े हुए हैं। सच लीगेसीज आर ऑफ कोर्स वन टाइम, और इनको हम कैपिटल फंड ही मानेंगे, इनको हमने रेवेन्यू नहीं मानना है, क्योंकि ये एक टाइम ही मिलती है, रोज रोज नहीं मिलती। एंडोमेंट्स क्या है? एंडोमेंट्स जो हैं वो भी डोनेशंस हैं, वो टू बी यूज्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डोनर। यहाँ पर जो डोनर वो पैसे दे रहा है, ये भी एक बिग अमाउंट होती है, तो जो पैसे वो दे रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही हमने खर्च करने हैं, हम अपनी मर्जी से वो पैसा खर्च नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मुझे 2 बच्चों की फीस देनी है, लेकिन इन 2 बच्चों की फीस देनी है, तो वो 2 बच्चों को ही वो फीस जाएगी, कहीं और वो पैसा खर्च नहीं हो सकता। दैट इज एंडोमेंट। तो ये भी हम कैपिटल रिसीट मान सकते हैं अगर बड़ी अमाउंट है। लाइफ मेंबरशिप फीस, जैसे हमने पहले भी बोला कि ये कैपिटल रिसीप्ट हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि एवरी ईयर ए चार्ज इज डेबिटेड बेस्ड ऑन सम लॉजिक। इन अदर वर्ड्स,
हमने पहले जब किसी ने, मान लो मैंने लाइफ मेंबरशिप लेनी है किसी क्लब की, मैंने उनको 1 लाख रुपए दे दिए या 5 लाख रुपए तक की, आपको पता है एक क्लब में गई थी, उनकी मेंबरशिप फीस ही 25 लाख थी, मतलब मैंने ली नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, मैंने पूछा था। तो 20-25 लाख अगर किसी मेंबरशिप फीस आप लेते हो तो सारा तो वो रेवेन्यू नहीं बना सकते, वो पहले कैपिटल नेचर में रखते हैं उसको, और फिर थोड़ा थोड़ा हर साल उठा के उसको, जैसे हम डेप्रिशिएट करते हैं ना अपनी एसेट्स को, वैसे ही थोड़ा थोड़ा उसको यूज करते हैं कि हम मानते हैं कि बंदा 20 साल जिएगा तो उसको 20 साल में खत्म कर दो या 50 साल में खत्म कर दो, वो उनका लॉजिक होता है अपना। इन अदर वर्ड्स व्हेन रिसीव्ड इट कुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रिसीव्ड, जैसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, याद है आपको एडवर्टाइजमेंट में आपने पढ़ा होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हर साल थोड़ा यस थोड़ा मैम। करते हैं, वैसे ये डेफर्ड रिसीप्ट ले सकते हैं हम, इसको थोड़ा थोड़ा हर साल हम इसको इनकम बनाते रहेंगे, तब तक ये हमारी लायबिलिटी में लिखा रहेगा, वो होता है लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको हम डेफर्ड रिसीप्ट मान सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो एनुअल होती है और हर साल देनी ही पड़ती है जो भी मेंबर रहेगा, इसलिए ये रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम मानते हैं और एक्रूअल बेसिस पे मानते हैं, रिसीप्ट बेसिस पे नहीं मानते। जिसकी ड्यू होगी उसकी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, चाहे उसने पे किया चाहे नहीं पे। आगे आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, वो 3 होते हैं। एक है हमारी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारी कैश बुक की तरह होती है, जिसके डेबिट में हम सारी रिसीप्ट्स लिखेंगे, यानी जो जो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है वो डेबिट में, जा रहा है वो क्रेडिट में, पेमेंट्स क्रेडिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, जो हमारी इनकम हो रही है वो क्रेडिट में, जो खर्चा हो रहा है वो डेबिट में। और बैलेंस शीट हमारी नॉर्मल होती है, जैसे हमारी बाकी बैलेंस शीट होती है। एसेट्स सारी एसेट्स में, लाइबिलिटीज सारी लाइबिलिटीज में। फर्क ये होता है कि यहाँ कैपिटल फंड जो होता है वो डोनेशन से आता है, वो कोई पैसा कोई ओनर नहीं देता, जो लोग डोनेशन देते हैं वही हमारा कैपिटल फंड है। तो अब 3 ही स्टेटमेंट हमने बनानी है यहाँ पर, कोई 4-5 स्टेटमेंट नहीं बनानी है। तो पहली जो स्टेटमेंट है बड़ी आसान है हमारी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको हम कैश बुक भी बोलते हैं। दिस इज समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो एंट्रीज भी हम कैश बेसिस पे ही करेंगे, इसमें सारी एक्रूअल बेसिस पे नहीं करेंगे। कोई भी पेमेंट जो हमने इस साल की है, चाहे वो पिछले साल की है, चाहे इस साल की है, चाहे अगले साल पेमेंट की है, तो रिसीट एंड पेमेंट की वेबसाइट में आ जाएगा। और अगर इनकम है तो वो मतलब पैसा आया है तो वो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो कैपिटल का पैसा है, चाहे वो रेवेन्यू का है, हमने वो भी नहीं देखना। इस साल का है, अगले साल का है, हमने वो भी नहीं देखना। हमने सिर्फ देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। ये हमारा रियल अकाउंट है, जैसे हमारा कैश बुक रियल अकाउंट होता है, इसी तरह ये भी हमारा रियल अकाउंट है। नो प्रोविजंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, इसमें कोई प्रोविजंस नहीं लेने हमने, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेना है, जैसे हम कैश बुक में लेना। इन शॉर्ट आप ये समझ लो ये आपकी कैश बुक है। रिसीट एंड पेमेंट क्या आपकी? हाँ जी बच्चे, कैश बुक। सर थोड़ा सा नेक्स्ट पेज करेंगे प्लीज, बस 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 बस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट ऊपर वाले पेज पे चला गया, ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सर इतना ठीक है। तो देखिए इसकी रिसीप्ट में जो है पहले हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे, सारी रिसीप्ट चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है यहाँ पर आएंगी, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेट कर रही है, इस पीरियड की है, पिछले साल की है या अगले आने वाले साल की है। अगर आपके पास पैसा आ गया, कैश आ गया, तो आपने डेबिट में लिखा है। इसी तरह जो हम पेमेंट करेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, वो सभी पेमेंट्स में आएंगी। जो पेमेंट आपने कर दी वो चाहे इस साल की है चाहे पिछले साल की है चाहे अगले साल की है, वो भी आपकी पेमेंट में ही आएगी। और लास्ट में आपका क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, जैसे हमारा कैश बुक का बचता है। ओपनिंग हमेशा डेबिट में आएगा, क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट में आएगा, और ये कभी चेंज नहीं, ठीक है।
अब हमारे पास फीचर्स आते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो सबसे पहला फीचर है, ये एक अकाउंट है जिसमें सभी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस आएंगी। ठीक है, इसमें हमें कोई अलग कॉलम भी बनाने की जरूरत नहीं है, हम सेम कॉलम में कर सकते हैं, चाहे तो बना भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसका कोई मतलब नहीं है। और ये रियल अकाउंट है बाय नेचर। जैसे हम रियल अकाउंट की एंट्री करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो भी आएगा वो डेबिट और जो भी जाएगा वो क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है कैश एंड बैंक का दोनों का, और क्लोजिंग बैलेंस से ये खत्म होता है। ठीक है, तो इसकी ये कैश बुक की समरी है। सारी रिसीप्ट जो है हमारी डेबिट में आएंगी और सारी पेमेंटें हमारी क्रेडिट में आएंगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हैं, चाहे वो इस पीरियड की हैं, चाहे वो किसी और की हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर थोड़ा सा नीचे 3.2.2 पे आ गए हैं हम। तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इट इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसमें सभी रेवेन्यू आइटम्स, जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो हमारे सिर्फ ओनली रेवेन्यू, यहाँ पर हमने देखो इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट में हमने लिखा था चाहे रेवेन्यू है चाहे हमारा कैपिटल है, जो पेमेंट है वो डेबिट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ हम सिर्फ रेवेन्यू वाले खर्चे लेंगे और ओनली रेवेन्यू वाली रिसीट लेंगे। जो कैपिटल वाले रिसीट्स हैं या कैपिटल वाले खर्चे हैं वो हम बैलेंस शीट में लेंगे, और सिर्फ वो खर्चे लेंगे हम जो करंट पीरियड से रिलेटेड है। जबकि पिछले में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी पीरियड का पैसा हम पे कर रहे हैं या आ रहा है तो हम ले लेंगे उसमें रिसीट एंड पेमेंट में, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट पीरियड के खर्चे लेंगे और करंट ईयर के ही हम इनकम लेंगे। और जो डिफरेंस होगा हमारा, अगर डेबिट में बचता है तो वो सरप्लस होता है और क्रेडिट साइड बचता है तो वो डिफिसिट, यानी कि प्रॉफिट। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट लेते हैं, यहाँ हम प्रॉफिट को सरप्लस का नाम देंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लॉस बोलते हैं वहाँ उसको हम डिफिसिट का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब जो बाय नेचर है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट जो था हमारा बाय नेचर रियल अकाउंट था। और ये हमारा उसमें, क्योंकि हमने क्या किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, उसको हम डेबिट करेंगे, और ऑल इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, उसको हम क्रेडिट करेंगे, और वो भी एक्रूवल बेसिस पे। उसमें हम कैश बेसिस पे कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्रूवल बेसिस पे करेंगे। ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड करेंगे, इसमें कोई कैपिटल खर्चा नहीं आएगा, कोई कैपिटल इनकम नहीं आएगी, क्योंकि सभी कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में। ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड, सिर्फ करंट ईयर के ही हम खर्चे और करंट ईयर की इनकम लेंगे। अगर कोई किसी और पीरियड का खर्चा इसमें ऐड किया हुआ है, मान लो पिछले साल के खर्चे हमने इस साल पे किए हैं, तो वो हम डिडक्ट कर देंगे। और अगर कोई हमारे आउटस्टैंडिंग रहते हैं अभी जो इस साल के हैं, अभी पे नहीं हुए, तो उनको हम ऐड कर देंगे। जैसे हम आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करते थे, वैसे ही हम यहाँ आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। इनकी पानी दे दोगे एक गिलास? इसी तरह अगर आपने कोई एसेट सेल करी, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो हम क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, और अगर लॉस हुआ तो वो हम डेबिट में लेके जाएंगे। डेप्रिसिएशन, अगर आपके पास कोई एसेट है, क्योंकि देखो नॉन प्रॉफिट है तो क्या हुआ, एसेट तो उनको भी रखनी पड़ती है, उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन भी हो रहा है तो वो भी हम यहाँ डेबिट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? और अगर आपकी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो वो आपका सरप्लस कहलाएगा, यानी कि प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, सरप्लस कहलाएगा। जैसे हम उसमें लिखते थे प्रॉफिट एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे सरप्लस एडेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। कोई भी फंड आपका जो नाम आप दोगे उसको उसमें ऐड करेंगे। इसी तरह अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो वो डिफिसिट होगा और वो डिडक्ट हो जाएगा कैपिटल फंड से या जनरल फंड से।
पिंकी पानी दे दो बेटा। आगे है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। सर प्लीज नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। सर नेक्स्ट पेज प्लीज करेंगे इफ यू आर देयर। अब बैलेंस शीट में क्या है? मैडम वो नेक्स्ट क्लास भी है इनकी अभी। ठीक है फिर सर हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बच्चा। यहाँ तक आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है सारा, ठीक है? ओके सर 2 मिनट और ले सकती हूँ? हाँ लीजिए लीजिए। देखो बच्चे बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, हम जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं एसेट्स एसेट साइड में,